कन्या राशि से ठीक द्वितीय भाव पर, जो कि धन का होता है, इनके कुटुंब का होता है, इसी भाव पर 5 मई 2023 को रात्रि 8:44 में एक ग्रहण लगने वाला है, जिस ग्रहण को केतु और चंद्रमा मिलकर के घटित करने वाले हैं। इसे ही चंद्र ग्रहण कहा गया है। ये चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव आपके जीवन में होगा, किस स्थान पर आपके प्रभाव हो रहे हैं, तो आपके धन भाव पर प्रभाव इसका पड़ रहा है, जो कि कुटुंब का भाव है। इनकी सीधी दृष्टियां आपके अष्टम भाव पर है और चंद्रमा आपके लाभ भाव पर है, के स्वामी है, आपके इच्छाओं की पूर्ति भाव के स्वामी है। वास्तव में इस चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा, आप इस वीडियो में वही जान पाएंगे। यदि आपका लग्न कन्या लग्न है, तब इसे आप कन्या लग्न के आधार पर ही देखेंगे, सटीकता ज़्यादा बैठेगी। और यदि आपको जानकारी नहीं है आपका लग्न कौन सा है, तब इसे आप अपने कन्या राशि के अनुसार तो फिर देख ही सकते हैं, क्योंकि हमने उसी के हिसाब से बनाया है। अब आप ध्यान से समझिएगा कि इनके ये कहाँ प्रभाव देंगे। तो ये मात्र एक उपज छाया चंद्र ग्रहण है। तो उपज छाया चंद्र ग्रहण का प्रभाव यही होगा कि इनकी किसी प्रकार से धार्मिक मान्यता हमारे भारत में, इनकी सूतक पातक इत्यादि, इनका कोई भी प्रभाव नहीं होगा। परंतु न्यूजीलैंड, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में इस चंद्र ग्रहण का पूरा प्रभाव रहेगा। चूँकि हम मानव हैं और इस भौगोलिक घटना है जो चंद्र ग्रहण है, तो इसका सीधा प्रभाव हमारे लगन पर, हमारे राशि पर पड़ेगा। और इसी पर हम जान पाएंगे कि इसका प्रभाव क्या है। इसके बाद आप ये जान पाएंगे दूसरे पॉइंट में कि ये प्रभाव कब तक रहेगा, और तीसरे पॉइंट में आप जान पाएंगे कैसे हम इसी चंद्र ग्रहण के प्रभाव को किस प्रकार से अपने जीवन में इसी दुष्प्रभाव को अपने योग्य बना करके, किस देवता की आराधना करके, क्या उपाय करके हम इसे श्रेष्ठ ही नहीं सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा, आप हमारे साथ बने रहें, एक पॉइंट भी आप मिस मत कीजिएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये चंद्रमा अभी यहाँ से देखिए, चंद्रमा एक राशि से अगले राशि पर प्रवेश की अवधि चंद्रमा की मानी गई है 2.25 दिन तक। तो चंद्रमा जब यहाँ से अर्थात आपके लगन से ही अब प्रवेश करेंगे, यहाँ 4 तारीख को, 4 मई 2023 को सुबह 9:10 पर ये चंद्रमा आपके लगन को छोड़ देंगे, और लगन को छोड़ करके ये सीधे प्रवेश कर जाएंगे आपके धन भाव पर। जैसे ही ये प्रवेश करेंगे, पहले से ही इस स्थान पर केतु देव विद्यमान होंगे। केतु और चंद्रमा दोनों मिल करके चंद्र ग्रहण नाम का एक योग बना देंगे। परंतु चूंकि हमने इस बात को प्रामाणिकता पाई है, आप सब जानते हैं कि चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है। तो इस हिसाब से पूर्णिमा कब है, तो 5 तारीख को पूर्णिमा है। रात के 8:44 का वो समय होगा जब केतु और चंद्रमा दोनों डिग्री वाइज एक दूसरे के समीप आ जाएंगे, और वही चंद्र ग्रहण का समय होगा। अब यहाँ पर चंद्रमा कब तक रहेंगे, तो चंद्रमा यहाँ पर रहेंगे 6 तारीख के, मतलब 6 मई को दोपहर 3:12 तक आपके द्वितीय भाव पर ही, जो सबसे इंपॉर्टेंट भाव है आपका, आपके जीवन में आपके पैसों का, उसी भाव पर रहने वाले हैं। एक पॉइंट भी मिस मत करिएगा, ध्यान से समझिएगा। अब इसी भाव पर चंद्र ग्रहण योग का प्रभाव पड़ेगा। अब सबसे इसके प्रभाव को जानते हैं। अब तो जब चंद्रमा और केतु एक संग होकर के आपके धन भाव में रहेंगे, तो आर्थिक विषमता यहाँ पर ला सकते हैं। आपको धन के लेन देन में बहुत ज़्यादा सजगता रखने की आवश्यकता है। कहाँ मुझे पैसे देने हैं, कहाँ से मुझे पैसे लेने हैं, आपने अपने बैंक पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आपका मन है चंद्रमा। माना जाता है कि चंद्रमा मनसो जाता है, चंद्रमा मन का देवता होता है। इसलिए आपका मन कहाँ रखेगा, मन आपके कुटुंब में रहेगा, आपके पैसों में रहेगा। परंतु इसी भाव पर ग्रहण लग रहा है, तो हो सकता है मानसिक अशांति आपको आपके पैसों को लेकर के हो जाए, आर्थिक स्थिति को लेकर आपके मानसिक अशांति बढ़ जाए इस चंद्र ग्रहण के समय पर, कि क्या होगा मेरे धन का। यही कुटुंब का भाव है, तो कुटुंब को, अपने परिवारजनों को लेकर के भी आपकी अशांति थोड़ी सी बढ़ सकती है कि वास्तव में क्या हुआ, कैसे, कुछ भी। अब यही स्थान आपके वाणी का भाव भी है। वाणी अर्थात आपके बोलचाल है, तो बोलचाल भाव पर ग्रहण की स्थिति लगना कहीं ना कहीं आपके वाणी पर भी अनियंत्रण दे देगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि मुझे कब और कैसे किससे बातचीत करना है, और आपके मनसा नहीं होंगे, क्योंकि केतु की मनसा नहीं, केतु तो स्वयं एक ब्रह्मचारी ग्रह है और चंद्रमा हमारा मन है, तो इस मन में एक ब्रह्मचारी की भावना आ जाएगी। परंतु जब हम किसी से कुछ बात करेंगे, हमारी मनसा नहीं होगी उसे कष्ट पहुंचाने की, लेकिन अनायास ही सामने वाले को बुरा लग सकता है। तो इसलिए इस टाइम पर अपने वाणी को ध्यान देना है। अब देखते हैं इसका प्रभाव, ध्यान से समझिएगा। इसका प्रभाव 1 2 3 4 5 6 7 आपके सप्तम भाव पर हो रहा है। सप्तम भाव कहेगा, सप्तम भाव हो, मतलब अष्टम भाव, सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर, अष्टम भाव का
रहेगा। अष्टम भाव आपके जीवन में आपकी पीड़ाओं का, आपके रुकावटों का। तो जो लोग रिसर्च क्षेत्र में से जुड़े हुए हैं, जो लोग रिसर्च फील्ड में हैं, उनको यहाँ पर थोड़ी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि ये भी माना जाएगा कि यदि कोई कुयोग, यदि बुरे योग का प्रभाव 6, 8, 12 पर पड़ता है तो उसका शुभ फल भी मिलता है। तो इसलिए आपके थोड़े रिसर्च में थोड़ी सी व्यवधान आएंगी, परंतु आप यदि किसी बात पर बहुत ज़्यादा टिक करके, बहुत उसमें रिसर्च करके, उसमें डूब करके यदि आप काम करते हैं तो आपको वहीं पर सफलता भी दिखेगी। चूँकि ये पीड़ा का भाव भी होता है, तो इसलिए कोई अशांति का माहौल क्रिएट ना हो पाए, इसका आपको ध्यान देखना है। पत्नी आपके दाम्पत्य भाव से अगला भाव भी है, तो दाम्पत्य जीवन पर भी यहाँ ध्यान रखना है, अपने बिजनेस व्यवसाय पर आपको ध्यान रखना होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात समझते हैं कि ये चंद्रमा कहाँ के हैं, अर्थात आपके कन्या राशि से किस भाव के स्वामी हैं। तो जहां पर 4 नंबर लिखा है वही आपका ये चंद्रमा का घर है। ध्यान से समझिएगा, 4 नंबर कहाँ है, तो 4 नंबर हो गया ये भाव। कौन सा हो गया, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11वां भाव हो गया। 11वां भाव किसे मानेंगे, 11वां भाव होता है आपकी इच्छाओं की पूर्ति का। तो जब भाई हमारी इच्छाओं की पूर्ति का भाव एकादश भाव हो गया और इसी के स्वामी चंद्रमा पर ग्रहण लगा है, तो हमारी इच्छाओं पर ग्रहण लग गया। हमारे कुछ इच्छाएं हो सकती हैं, हमारे कोई ड्रीम होंगे, हमारे कोई उपलब्धियां होंगी जिनको हम प्राप्त करना चाहते हैं। मानिए कि वहां पर ग्रहण लग गया, तो अब जब तक इस ग्रहण का प्रभाव रहेगा तब तक उन इच्छाओं की पूर्ति होने में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। देखिए, ये बात कभी नहीं भूलना है कि आपके कन्या राशि से ठीक अभी अभी शुक्र का गोचर 10वें भाव में हुआ है, जो आपके कैरियर भाव में हुआ है, स्थिति अच्छी है। शनिदेव ऑलरेडी 6ठे भाव पर चल रहे हैं और केतु 7वें भाव पर चल रहे हैं। बाकी ग्रह की स्थिति तो अनुकूल है। अब मानते हैं कुछ ग्रहों की स्थितियां यदि प्रतिकूल भी हों, तो ये चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव है वो आपकी कामनाओं की, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होने में कुछ बाधा है। हो सकता है ये लाभ भाव भी है, आपके इनकम है, आपके गेन्स है, तो वहाँ पर भी हमको जितना प्राप्त करना चाहिए उन प्राप्ति में भी हमको कुछ समस्या और कुछ दूरी दिख सकती है। अब उस बात को, पॉइंट को समझते हैं कि भाई ये इसका प्रभाव कब तक रहेगा, क्या बहुत लंबे समय तक रहने वाला है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। इसका प्रभाव आपको मात्र 12 मई तक होने वाला है। 5 मई को तो ग्रहण घटित होगा और 12 मई तक हमने इसलिए कहा, 12 मई को अष्टमी है और अष्टमी तिथि वो तिथि हो गई कि आप समझिएगा ध्यान से कि ये चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा, पूर्णिमा के दिन। तो पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण है और अगले दिन क्या आ गया, तो अगले दिन कृष्ण पक्ष प्रारंभ हो जाता है पूर्णिमा के अगले दिन ही। तो जैसे ही ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष प्रारंभ हो जाएगा तो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की कलाएं बहुत ऊंचे, मतलब पूर्ण कलाओं में चंद्रमा होता है। लेकिन जैसे जैसे कृष्ण पक्ष आते जाता है, एक एक दिन घटते जाता है, कृष्ण पक्ष में आगे बढ़ते जाता है, वैसे वैसे चंद्रमा की कलाएं भी घटती जाती हैं। और चंद्रमा की कला घटी मतलब आप ये समझिए कि आप चंद्र ग्रहण के प्रभाव से मुक्त हुए। तो 8 दिन अष्टमी तक हमने लिया। अष्टमी के बाद तो चंद्रमा और एकदम नीचे चले जाते हैं, मतलब उनकी कलाएं और डाउन हो जाती है, फिर अंतिम में जाकर के वही अमावस्या हो जाता है। तो इस हिसाब से मात्र आपको 12 तारीख तक ज़्यादा सजग रखना है। और किस स्थिति में, जब आपकी कुंडली में चंद्रमा और केतु का संयोग भी बना हो। और किस स्थिति में, जब चंद्रमा और केतु एक दूसरे को आपस में दृष्टि संबंध भी दे रहे हों। उस स्थिति में आपको समझना है कि 8 दिनों तक ये समस्या रहेगी। परंतु बहुतों के जीवन में ये 8 दिन तक भी नहीं होगी। तो कब तक होगी, मात्र सवा दो दिन। क्यों, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर हमने बताया आपको कि चंद्रमा यहाँ पर कब तक रहेंगे, तो 4 मई 2023 से ये प्रारंभ होकर के 9:10 सुबह प्रारंभ होकर के 6 मई के दोपहर 3:12 तक ये रहेंगे। तो उस हिसाब से मात्र सवा 2 दिन, 2.5 दिन तक ही आपको इसके प्रभाव को समझना है। यह पड़ सकता है। चंद्रमा चूंकि मन का देवता होता है, चंद्रमा मन सो जाता, मन का देवता होने के कारण आपके मन पर सीधा सीधा इफेक्ट डालेगा। तो इससे मानसिक अशांति, मानसिक व्यथाएं बढ़ सकती हैं। किसको लेकर के बढ़ सकती है, तो जहाँ पर है वहाँ को लेकर के। तो धन भाव पर है तो धन भाव अपने पैसों को लेकर अशांति बढ़ जाएगी, अपने कुटुंब को लेकर के परिवार में कुछ कलह की स्थितियाँ बन सकती हैं। तो ये जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम है तो उस वहाँ पर आपको सचेत रहना है। बस अब उपाय पर बात करते हैं कि कौन सा ऐसा सटीक उपाय है जो इस कुप्रभाव से भी हमें सुयोग दिला दे और जीवन को सर्वश्रेष्ठ बना दे। तो सबसे पहला उपाय बताया गया है चंद्रमा का उपाय, दूध अर्पण करना। तो दूध का सीधा संबंध हमारे चंद्रमा से होता है। तो चंद्रमा को जब हम दूध अर्पण करते हैं, चांदी की कटोरी यदि है तो अच्छी बात है, यदि नहीं है तो आप स्टील की कटोरी में भी चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं। या पत्ते का जो बना करके जो दोना बनता है, उस दोना से जो, लेकिन पत्ते का होना चाहिए, कागज का नहीं। उस पत्ते के दोना में भी दूध डाल करके कुछ सफ़ेद पुष्पों की पंखुड़ियाँ उसमें डाल दें और चंद्रमा की तरफ देखते हुए ओम सोम सोमाय नमः या जय चंद्रदेव करते हुए अर्घ दे देना है।
चंद्रमा की कृपा मिलेगी, इस चंद्र ग्रहण का दोष नहीं पड़ेगा। दूसरा उपाय बताया गया है भगवान भोलेनाथ की आराधना। जब भगवान भोलेनाथ कृपा करते हैं तो सभी मनोकामनाओं को सिद्ध करते हैं। और इसके साथ तो एक संबंध भी है चंद्रमा के साथ भोलेनाथ का। संबंध कैसा? जब चंद्रमा को राहु और केतु दोनों ग्रसित करते हैं तब चंद्र ग्रहण पड़ता है। तो चंद्रमा व्यथित होकर के भगवान देवाधिदेव महादेव के पास जाते हैं, विनय करते हैं कि हे महादेव, मैं बहुत त्रासित हूँ इस मैं इस राहु और केतु से, मुझे आप मुक्ति दिलाइए, कैसे मैं इनसे बच सकूं। तब भगवान भोलेनाथ ने उसी चंद्रमा को कहाँ धारण कर लिया? शंभोर मुकुट भूषणम, भगवान चंद्रमा को उसने अपने मुकुट पर आसन कर लिया, आसन दे दिया उनको अपने मुकुट पर। और यही चंद्रमा उस दिन से लेकर के आज तक सर्वत्र भगवान शिव शंकर के मुकुट के आभूषण बन के हैं। भगवान शंकर जिन पर कृपा करते हैं उससे धूल से उठा करके उसे आकाश तक पहुंचा देते हैं, फर्श से अर्श तक ले जाते हैं। और साथ में भगवान चंद्रमा ऐसे ही जब हम पर और आप पर कृपा करते हैं तब एक छोटे से चिंगारी को भी एक बहुत बड़ा ज्वाला बनाने की सामर्थ्य यदि किसी में है तो एकमात्र भोलेनाथ में है। तो माना गया है कि जो लोग भगवान शिवलिंग पर जल अथवा दूध से अभिषेक करते हैं, ओम नमः शिवाय के मंत्रों अथवा किन्हीं और अन्य मंत्र से भी, महामृत्युंजय मंत्र भी आप जाप कर सकते हैं। तो शिवलिंग पर जब ये दूध या जल अर्पण करते हैं तो दूध और जल दोनों ही चंद्रमा का कारक तत्व माना गया है। तो इसलिए यहाँ पर भगवान शिव का सानिध्य तो प्राप्त होता ही है, साथ में चंद्रमा का सानिध्य प्राप्त होता है और आप इस चंद्र ग्रहण के कुप्रभाव से बच करके अपने जीवन को ज़्यादा उन्नत कर सकते हैं। तीसरा बहुत सबसे प्रभावी उपाय, तीसरा उपाय माना जाता है कि राहु की शांति के लिए माँ जगदम्बा की आराधना करनी चाहिए, जगत जननी माता की। और वहीं पर केतु की शांति के लिए हमको श्री गणेश की आराधना करनी चाहिए। तो भगवान श्री गणेश की आराधना करें। यदि आपको पता है तो 12 अक्षर मंत्र भी जप सकते हैं। सुमुखश्चैक दंतश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि यह पठे शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्न तस्य न जायते। इस प्रकार से भगवान गणनायक समस्त प्रकार के विघ्न बाधाओं का हरण करने वाले हैं और आपके जीवन में भी समस्त विघ्नों को हरण करके आपके जीवन में मंगल और सिर्फ मंगल प्रदान कर देंगे। उम्मीद है आप सभी कन्या राशि के भाई बहनों को यह वीडियो मेरा पसंद आया होगा। यदि मेरे समझाने का प्रयास आपको सार्थक लगा है तो अपना एक लाइक और कमेंट जरूर दीजिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमको भविष्य में और अच्छे वीडियो आपके समक्ष लाने का। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय।